शोहर रोज ऑफिस जाने लगता तो मुझे नई लाल साड़ी देकर कहता, आज शाम को पहन लेना और खूब तैयार होकर बैठना, आज खास मेहमान आएंगे। मैं वो साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा मुलाजिम जो कि एक पठान था वो मेरी मिन्नतें करने लग जाता। बाजी, खुदा के लिए ये साड़ी मत पहनो वरना आज भी गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि सारी रात तुम्हारे साथ क्या खेल खेला जाता है। बाजी, ये साड़ी मुझे दे दो और आज मैं ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह बैठूंगा। बस बाजी, तुम छुप कर देखना, फिर तुम्हें हमारी बात का यकीन आ जाएगा। मुझे अपने पठान मुलाजिम की बातें झूठी लगती क्योंकि साड़ी पहनते ही मुझे कुछ याद ना रहता, मगर आज उसने इतनी मिन्नतें की तो मैंने वो साड़ी उसे दे दी। उसने साड़ी पहन ली, सर पर विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को मेहमान आए तो मेरा शोहर बारी बारी उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ देर बाद ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे पठान मुलाजिम के साथ। शाम के 4 बजे थे। मैं सोकर उठी तो हमारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मी छोटे भाई को दुकान पर केक बिस्किट लाने के लिए भेज रही थी। मैं उठी तो पता चला कि हमारे घर रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं। अम्मी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं गुलाबी जोड़ा पहनकर तैयार हो जाऊं। मैं हैरानो परेशान अम्मी का मुंह देखने लगी। कुछ ना समझते हुए मैंने हल्की फुल्की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले मेहमान आ गए थे। अम्मी ने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे चाय बनाने का कहा। घबराहट के मारे मेरे तो हाथ कांप रहे थे। खैर, मैंने चाय बनाई और अम्मी के इशारे पर ट्रे संभालते हुए मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से 2 खवातीन गहरी नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे उसी वक्त महसूस हो गया था कि वो मुझे पसंद कर चुके हैं। उनकी नजरों से झलकती मोहब्बत मैंने साफ देख ली थी। उन खवातीन को हम लोग पसंद आए थे। अगले ही दिन उन्होंने फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ समझिए। अम्मी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर मेरी मंगनी शबीर से कर दी और 1 महीने के बाद शादी की तारीख रखी गई। उस 1 महीने में मैंने और शबीर ने फोन पर थोड़ी बहुत बातचीत की। वो हमेशा मुझसे तस्वीर का तकाजा करते मगर मैं उन्हें मना करती थी। खैर, हमारे इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई और वो दिन आ गया जब मैं शबीर की दुल्हन बनकर उनके आंगन में आ गई। शादी की रात के बारे में जो ख्वाब और सपने मैंने सजाए थे वो सभी पूरे हुए। शबीर ने मेरे हुस्न के खूब कसीदे पढ़े और फिर मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर बोले, जानती हो साइमा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो ही सोच लिया था कि मेरी हम सफर बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे जमाने भर से मुनफरिद लगी थी और मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम गुलाब की तरह तरोताजा हो। घर के कामों के लिए मासियां बहुत हैं। तुम घर के कामों की कोई फिक्र मत करना। तुम्हारा काम बस मुझे खुश करना है। मेरे लिए बनाओ सिंगार करो, मेरे लिए यही काफी है। उनके इस इजहार मोहब्बत ने मुझे उनका दीवाना बना दिया। फिर उन्होंने सारे दावे सच कर दिखाए। हर रोज वो आते तो मेरे लिए तोहफा जरूर लाते। शबीर की मोहब्बत की बरसात से मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। मेरा रूप निखरने लगा और दिन रात की तवज्जो से मैं पहले से भी बढ़कर खूबसूरत हो गई। मेके जाती तो सहेलियां रश्क भरी निगाहों से मुझे देखती थी। मोहब्बत में डूबे शब रोज यूं ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि शादी को 3 माह हो गए। एक दिन शबीर ने कहा कि उन्हें किसी काम से अमेरिका जाना है। सुबह मुझे मेके छोड़कर जाएंगे और 15 दिन के बाद मुझे वापस ले जाएंगे। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना लाजमी था। मैंने भी हामी भर ली। शबीर ने शाम 4 बजे मुझे मेके छोड़ा और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में बोछाल आ गया। 15 दिन के बाद मुझे शबीर आकर ले तो गए, मगर वो काफी बदले बदले हुए थे। अक्सर मुझसे बात करते करते रुक जाते। उनकी आंखों में अपनायत की जगह अजनबियत थी। अब उनका ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। मैं वक्त की कमी का शिकवा करती तो वो कारोबार की मसरूफियात का बहाना बना देते। कभी ये कहते कि तुम्हें घर में हर चीज मुयस्सर है, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं कारोबार के लिए मसरूफ होता हूँ, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। मैं उन्हें कहती मुझे चीजों की नहीं बल्कि आपके वक्त की जरूरत है, मगर शायद अब शबीर के लिए मेरे पास वक्त था ही नहीं। मैं घर बैठ बैठ कर तंग आ गई थी। मजबूरन मैंने खाना पकाने वाली मासी को और सफाई वाली को छुट्टी दे दी। मेरा ख्याल था कि घर की मसरूफियात में उलझकर मुझे शबीर के इंतजार की अजियत नहीं झेलना पड़ेगी, मगर ये मेरी खाल खयामी थी। घर का काम छोड़े हुए मुझे काफी अरसा हो गया था।
अब अचानक घर के काम काज का बोझ पड़ा तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने तंग आकर शबीर से कहा, आप घर के काम काज के लिए दोबारा कोई मासी का इंतजाम करवा दें, क्योंकि मैं घर में इतने ज्यादा काम नहीं कर सकती। मगर शबीर कहने लगे, अब हमें नौकर रखने की जरूरत नहीं है, घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, हमारा खाना पकाना कोई बड़ी बात नहीं है। शबीर के इस रूप पर मैं हैरान रह गई। वो तो हर वक्त मुझे फूलों की तरह तरोताजा रखने की बात किया करते थे और आज नौकरों की तनख्वाह पर बहस हो रही थी। मेरा तो दिल टूट सा गया था, मगर मैंने उनसे कोई शिकवा नहीं किया। अगले दिन शबीर घर आए तो उनका चेहरा खुशी से धमक रहा था। मैंने सबब पूछा तो बोले, मेरे पास एक खुशखबरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर क्या बात है, मगर मैं उनकी आदत से वाकिफ थी। एक बात बताने से मना करते थे तो फिर नहीं बताते थे। मैं भी चुप हो गई, खामोशी से अगले दिन का इंतजार किया। शाम के वक्त मैं उनकी मुंतजिर थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल दी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले पहल तो मैं पहचान ही ना पाई, क्योंकि शबीर गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे। आज वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग वगैरह थे। दरवाजा खोलने पर अंदर आने की बजाय कहने लगे, तुम जाओ और जल्दी से ये नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, ये ज्वेलरी पहनना मत भूलना, मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर जा रहा हूँ। तुम तैयार होकर आओगी तो हम यहाँ से चलेंगे, तब तक तुम तैयार हो जाओ, और जब तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। मैंने उनसे जेवरात और कपड़े वाला शॉपर लिया और घर आकर खुद को सजाने संवारने में मसरूफ हो गई। मैं तो खुद को शबीर के लिए तैयार कर रही थी। मेरी तैयारी में मेहनत और मोहब्बत शामिल थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन जेवर में मैं इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे खुद पर यकीन ना आया। बार बार खुद को शीशे में देख रही थी। अभी मेरी तैयारी मुकम्मल ना हुई थी कि दरवाजे पर बेल हुई। मैं समझ गई कि शबीर मेरा इंतजार ना कर सके और पहले ही मुझे लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके शबीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज शबीर खुद भी काफी तैयार लग रहे थे। मैं बहुत खुश थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा हुआ था। शबीर आज बहुत खुशगवार मूड में थे और काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। मुझे समझा रहे थे कि वो मुझे एक खास मीटिंग के लिए ले जा रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहां पर हर किसी से हंसकर बातें करनी होंगी। फिर बोले, अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाए तो काफी फायदे उठा सकता है। उनकी ये बातें मेरी समझ से बालातर थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गाड़ी एक बड़े होटल के सामने पार्क की। गाड़ी का दरवाजा यूं खोला जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। मेरा हाथ थामे वो होटल में दाखिल हो गए। उनका ये अंदाज तो मैंने शादी के बाद भी नहीं देखा था, जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, हम लोग होटल में दाखिल हुए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी बेगमात मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे एहसास कमतरी का शिकार हुआ, मगर मुझे जल्दी इल्म हो गया कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे एक दुल्हन तैयार होती है। शबीर ने बड़े फख्र से मुझे अपने दोस्तों से मुतारिफ करवाया। उसके बाद खाने का दौर चला और हल्के फुल्के म्यूजिक के साथ हमने खाना खत्म किया। ये माहौल मेरे लिए बहुत अजनबी था। जिंदगी में पहली बार मैं इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खा रही थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, मगर मैं शबीर का साथ दे रही थी क्योंकि उनकी खुशी देखने वाली थी। मुझे थोड़ी देर से महसूस हो रहा था कि अगली टेबल पर बैठा एक शख्स मुसलसल मुझे बगौर देखे जा रहा था। उसकी निगाहों से मैं उलझन का शिकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी टेबल से उठकर हमसे माजरत करते हुए हमारे साथ बैठ गया। बात करने पर पता चला कि वो मेरे शोहर शबीर के सीनियर ऑफिसर थे, मगर उनकी बेतकल्लुफी से वो कहीं से भी पुख्ता मिजाज आदमी नहीं लग रहे थे। शबीर ने मेरा भी उनसे तारुफ करवाया। उन्होंने गर्मजोशी से मुझे हाथ मिलाया और मैं ना चाहते हुए भी उनसे मुसाफा कर बैठी। हाथ मिलाते हुए उन्होंने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा था, और शबीर भी इस बात को नोट कर चुके थे, मगर वो फिर भी चुप रहे। मुझे अपने शोहर पर हैरत हो रही थी। ये सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शबीर ने मुझे बताया कि ये शराजी साहब हैं, अगर ये चाहें तो मेरी बहुत जल्द तरक्की हो जाएगी। शराजी साहब की बातचीत जारी रही। वो खासी दिलचस्प बातें करते थे।
مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پارٹی ختم ہوئی تو شیرازی صاحب میرے شوہر سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ گھر آ گئے۔ شبیر نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں شبیر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ بس مجھے ان کے ساتھ ایسے ہی پارٹیوں میں جانا ہوگا اور ان کے افسران سے تعلقات بڑھانے ہوں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ شبیر خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد میں فریش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، مگر دروازہ کھلا تو وہ شبیر ہی تھے۔ ان کے اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لڑکے کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی۔ اس کا رنگ سفید اور سرخ تھا۔ شبیر نے خوش دلی سے میرا اس لڑکے سے تعارف کروایا۔ سائمہ، یہ ہے گلشیر، ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ دار اور شریف بچہ ہے، ہر فن مولا ہے۔ اس نے کچھ عرصہ ہوٹل میں بھی کام کیا ہے۔ یہ گھر کے کاموں سے لے کر گاڑی ڈرائیو کرنا بھی جانتا ہے۔ شبیر نے گلشیر کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں اور جھک گئی۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ شبیر کہنے لگے کہ یہ پٹھان قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ آج صبح میں گھر سے ناشتے کے بغیر نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج ڈھابے سے ہی کھانا کھا لوں۔ وہاں میری ملاقات گلشیر سے ہوئی، جو مجھ سے بہت خوش دلی سے ملا۔ مجھے اس کا یہ حسن اخلاق بہت پسند آیا اور زیادہ تنخواہ کی پیشکش کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور تمہارا بہت خیال رکھے گا، ہے نا گلشیر؟ انہوں نے گلشیر کی طرف دیکھا تو وہ جی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ خیر، میں بھی مطمئن تھی کہ نوکروں کی فوج سے جان چھوٹی، ایک ہی ملازم گھر کے سارے کام کر دے گا تو آسانی ہوگی، مجھے بھی زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا۔ گلشیر نے واقعی مجھے بہت آرام پہنچایا۔ وہ سارے کام عورتوں سے بھی زیادہ نفاست سے کرتا اور کوئی فالتو بات نہ کرتا۔ اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ گلشیر سے مجھے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے واقعی چھوٹے بھائیوں کی طرح لگتا۔ وہ بھی مجھے باجی کہتا تو احساس ہوتا کہ گلشیر کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو گلشیر اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو لون میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور اسے کوئی نہ کوئی مجبوری پیش آئی ہوگی، ورنہ وہ اس طرح نہ روتا۔ وہ تو ہم وقت چاقو چوبند رہنے والا لڑکا تھا۔ خیر، میں گلشیر کے پاس گئی تو وہ شرمندہ ہو کر اپنے آنسو پونچھنے لگا، جیسے مجھے وہ اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی مالی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے کچھ پیسے تھما دیے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں شبیر کا فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے، گلشیر سے تم کھانا بنوا لینا اور خود وہ لال والی ساڑی پہن کر تیار ہو جانا۔ تم بات چیت کرو گی تو مہمانوں کا دل لگا رہے گا۔ ان کے دوستوں کا سن کر ہی مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ شہرازی صاحب کے سامنے ٹکنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی غلیظ نگاہیں اس دن بھی میرے ارد گرد گھوم رہی تھی، جسے میں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ خیر، میں شام کو شبیر کے کہنے کے مطابق تیار ہو گئی۔ تقریباً رات کے 8 بجے شبیر اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شبیر کے ساتھ آنے والے مہمان کوئی اور نہیں بلکہ صرف شیرازی صاحب تھے، جنہیں دیکھ کر ہی میری تیوری پر بل پڑ جاتے تھے۔ میرا دل تو نہ چاہتا تھا کہ میں ان سے بات کروں، مگر مجبوراً مجھے ان سے گفتگو کرنا پڑی۔ میں اور شبیر شیرازی صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شیرازی صاحب کے بیٹھنے کا انداز خاصا نامناسب تھا، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شبیر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں اور شیرازی صاحب رہ گئے تھے۔ شیرازی صاحب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ وہ اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے کہ میرا جواب دینے کو بھی دل نہ کرتا۔ 5 منٹ ہو گئے۔ جب شبیر واپس نہ آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ مجھے شیرازی صاحب کے ساتھ بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، شیرازی صاحب نے میری کلائی پکڑ لی۔ ان کی اس حرکت پر میں سیخ پا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ ان کے چہرے پر تھوک دوں، مگر پھر باز رہی۔ میں نے شائستگی سے کہا، شیرازی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر کے دوست ہیں
और ऑफिसर हैं, इसलिए काबिल इज्जत हैं। अगर आपने ये बदतमीजी बंद ना की तो मैं भी बद तहजीबी पर उतर आऊंगी। मेरी इस बात पर जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा। वो इत्मीनान से खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने हाथ छुड़वाना चाहा तो वो मजीद आगे बढ़ने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल पर बड़ा गुलदान उठाया और शिराजी साहब के सर पर मार दिया। तकलीफ से वो चिल्ला उठे। उनकी चीखें सुनकर मेरे शोहर भी कमरे के अंदर आ गए। शिराजी साहब दर्द से चिल्ला रहे थे, जबकि मेरे शोहर का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो शिराजी साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुमने क्या कर दिया, अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगो। मैंने माफी तो ना मांगी, बल्कि शिराजी साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया और कहा कि अगर शिराजी साहब इस पूरे मुल्क के बादशाह भी हों तो मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी, अलबत्ता इन्हें मुझसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। मेरी इस बात पर शबीर ने गुस्से से मुझे देखा और बोले, अगर तुमने शिराजी साहब से माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। उनके इस इंकशाफ पर मैं बहुत हैरान रह गई। क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई। शिराजी साहब से माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खड़ा देखकर शबीर उल्टी गिनती गिनने लगे। उनका ख्याल था कि मैं शिराजी साहब के पांव पड़ जाऊंगी, मगर मैं टस से मस ना हुई और फिर गिनती गिनते ही शबीर ने तलाक के 3 लफ्ज बोलकर मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। यकीन ना आया था कि इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मुझे इस कदर बेमोल कर देगा। शराजी साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाचने लगी। वो बुड़बुड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरी शोहर उनके पीछे पीछे गए और मेरे रवैये की माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद शबीर घर के अंदर वापस आए तो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरे तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर दी और उसी वक्त घर से निकलने लगी कि शबीर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाजा बजाया मगर उन्होंने ना खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए तो बोले, क्या हुआ? जो गुस्से में मैंने 3 लफ्ज कह दिए। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत 3 लफ्जों की मोहताज है? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जाहिल लड़कियों की तरह वावैला कर रही हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर खबरदार जो घर से बाहर कदम रखने की जुर्रत की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर ताला होगा, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं और इजाजत भी नहीं। जब तक मैं ना कहूं तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें हर सूरत मेरे अफसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। शबीर इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस सारे हंगामे की खबर यकीनन गुलशेर को भी हो चुकी थी। कमरे में पड़े गुलदान की किरचियां उठाने के लिए मैंने उसे ही बुलाया था। अब जबकि शबीर ने मुझे कैद कर दिया था तो मैं गुलशेर के रहमो करम पर थी। मेरे शोहर ने उसे सख्ती से समझा दिया कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन शबीर घर से चले गए। उनकी हिदायत के मुताबिक गुलशेर मुझे खाना देने आया। मैं अपने ही घर में कैद थी और अपने नौकर के मोहताज हो गई थी। मैंने गुलशेर को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया। पठान आदमी था, गैरत के नाम पर ही पिघल गया। कहने लगा, बाजी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। तुम्हारा शोहर अल्लाह माफ करे बहुत घटिया आदमी है। हमारे इलाके में अव्वल तो ऐसा आदमी होता नहीं। अगर कोई सोच भी ले तो उसकी नस्लें ही खत्म कर दी जाती हैं। गुलशेर की जज्बाती बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा। थोड़ी देर बाद गुलशेर वापस मेरे पास आया और बोला, बाजी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह बता देता मगर याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान, उससे मेरे शोहर की तरफ इशारा किया, किसी से फोन पर बात करके कह रहा था कि कल घर वही साहब फिर आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगी। गुलशेर ने कहा तो मैं समझ गई। शराजी साहब की मैं जिद बन चुकी थी। इन्हीं अंदेशों और वसवसों में सारी रात गुजर गई। मैंने पूरी रात रोते हुए गुजारी और अल्लाह ताला से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। अगले दिन गुलशेर मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी। वो काफी जल्दी में लग रहा था। दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और बोला, बाजी तुम अपना कोई खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगी। क्यों गुलशेर, तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या जरूरत पड़ गई? बोला, बाजी ज्यादा बातें ना करो, मैं जो कहता हूँ बस वो करो। मैंने कुछ ना समझते हुए अपनी एक साड़ी उसे निकाल कर दे दी। वो साड़ी लेकर कमरे से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो मेरी हंसी निकल गई।
उसने अजीबो गरीब अंदाज से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो मुकम्मल औरत लग रहा था। सर पर ना जाने कहां से उसने बालों की विग भी लगा रखी थी। गुलशीर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं अपने सारे दुख भूलकर उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझे मेरे ही कमरे से निकलने का कहा और मुझे अपने कमरे में बिठा दिया। आज घर में एक और लड़का भी मौजूद था जो गुलशेर का जानने वाला था। थोड़ी देर के बाद घर में किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक करते जूते मेरे कमरे की तरफ गए तो मेरा दिल लरस कर रह गया। और फिर मेरा दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर में भग दौड़ मच गई। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली तो मेरे कदम खुद ब खुद अपने कमरे की जानिब उठ गए। वहां का मंजर ही कुछ और था। शेराजी साहब का कोट और शर्ट फटे हुए थे, जबकि गुलशेर और उसका दोस्त शेराजी साहब की दुर्गत बना रहे थे। शेराजी साहब की हालत गैर हो रही थी। मैंने गुलशेर को लाख मना करना चाहा, मगर उस पर तो जुनून सवार था। शेराजी साहब जब अधमोए हो गए तब गुलशेर ठंडा होकर एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह तकने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हुई। मेरा यहाँ रुकना अब मुनासिब नहीं था। गुलशेर ने शेराजी साहब को कमरे में बांधकर उसके मुंह में पट्टी ठूंस दी और मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद ना जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माँ बाप को सारी कहानी सुनाई तो वो रातों रात मुझे लेकर अपने आबाई शहर चले गए। शबीर के हाथ काफी लंबे थे। उसने मुझे तलाक दे दी थी, मगर अपना इंतकाम वो किसी भी वक्त पूरा कर सकता था। खैर, मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो मेरी शादी हमारे दूर के रिश्तेदारों में कर दी गई। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरा घर छोटा सा है, मगर इसमें खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों की नेमत से नवाजा है। शबीर के बारे में बस इतना मालूम हुआ था कि इस वाक़े के बाद शबीर के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथियार ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आखिर में बस इतना कहूंगी कि अल्लाह ताला किसी औरत को भी शबीर जैसा शोहर ना दे।